नमस्ते साथियों। ये वीडियो उस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जिसमें हम भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार के विचारों और उनके कार्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने 1919 तक की कहानी समझी थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसीज़ और देश में बढ़ते हुए अनरेस्ट के बारे में बात हुई थी। इस वीडियो में हम 1919 से लेकर 1924 तक की पृष्ठभूमि बनाएंगे। ये टाइम पीरियड समझना काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी दौरान कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने भगत सिंह, अंबेडकर और पेरियार के विचारों को डायरेक्टली शेप किया। जैसे कि ननकाना साहिब में हुआ मासेकर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के नाम पर हुए दंगे और उस वक्त का सामाजिक और राजनीतिक माहौल। इस वीडियो में ये सब समझने के बाद अगले पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे कि 1924 में भगत सिंह, अंबेडकर और पेरियार ने कैसे अपने विचारों को स्थापित किया और किस तरह से इनका काम एक दूसरे के पूरक बना। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि इस सेशन के स्पीकर हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जो शहीद भगत सिंह के भांजे हैं और इतिहास और भगत सिंह की विरासत पर सर की गहरी पकड़ है। तो चलिए अब हम 1921 से 1924 तक के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने के लिए जगमोहन सर को सुनते हैं, जो हमें इस दौर की कहानी, सामाजिक परिवर्तन और इन घटनाओं का भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार के विचारों पर कैसे असर पड़ा उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। अब आप थोड़ा आगे आइए कि 1921 में गांधी जी ने क्योंकि यहाँ का जो तजर्बा था पंजाब का, उसने उनको काफ़ी शेक किया और पंजाब में एक दूसरी घटना भी हुई। अब जो है राज करने वाले क्या करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो आपसे भी किसी और ग्रुप से भी करवा दें। तो गुरु नानक के जन्म स्थान पे 139 सिखों को जिंदा जलाया गया, मारा गया, क्योंकि उसको पूरा किले की तरह बनाया गया था। और जिससे भगत सिंह को जिसने चुकाया कि वो जो उनके जत्थेदार थे लक्ष्मण सिंह, वो गुरु ग्रंथ साहब पे बैठे हुए गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे थे, वो पढ़ते ही उनको गोली मारी गई और वो खून उनका जो गिरा वो वहां रखा हुआ था। तो भगत सिंह ने एक तो उससे ये सीखा कि ये लोग सिर्फ धन दौलत ही का ही गलत इस्तेमाल नहीं करते, ये लोगों को ज्ञान ही नहीं देना चाहते। क्योंकि एक आदमी दरबार साहब पढ़ रहा है तो उसको क्यों मारा गया? तो इसलिए भगत सिंह ने बाद में खुद पंजाबी सीख के खुद चाहा कि मैं सुन के नहीं, मैं आप देखूं कि इसमें क्या ऐसी चीज है जिसको ये लोगों तक नहीं जाने देते जाते। तो वो एक पार्ट है। तो अब जो है कि अब जैसे ये 1919 की एकता हुई, गांधी जी ने एक 4 प्रोग्राम बनाया, जैसे मैं कहता हूँ कि उनको हम समझने के लिए अरबिंदो घोष का जो 1919 में 9 में उन्होंने एक कैटेगराइजेशन दी थी। क्योंकि आपको जब पढ़ाया जाता है इतिहास तो कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ये मॉडरेट ग्रुप था। तो उस वक्त अरबिंदो घोष ने कहा था कि ये 2 कैटेगरी नहीं होती, कोई एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट नहीं होते। 2 कैटेगरी जो है, कैटेगरी आप समझते हैं ना, फिलोसफिकली कैटेगरी द बेस रूट जिसपे आप एनालाइज करते हैं। तो कहते हैं असल में 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी जो है वो नेशनलिस्ट है, देश प्रेमी है। देश प्रेम का मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेवारी खुद लेकर करना चाहते हैं। हम अपने प्रबंध को कैसे करें, अपने लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके लिए हम खुद इसका फैसला करेंगे, कोई हमें एडवाइस नहीं कर सकता। और उसमें उन्होंने कहा भी है कि हमें ये एडवाइस किया जाता है आप सीख जाइए तो फिर आपको राज दे दें, क्योंकि ये क्लास यूज की जाती थी ब्रिटिश की तरफ से कि 1909 में आप पूरी तरह अभी तैयार नहीं है, हम आपको तैयार कर रहे हैं। 1919 में हम थोड़ी और देंगे, 29 में तीसरा पलट आता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये नेशनलिस्ट वो हैं जो कहते हैं कि आप छोड़िए, हमें अपना समस्याओं का खुद समाधान करना आता है, ये देश प्रेमी। और दूसरी तरफ है जो राज भगत है, जिनका ये है कि वो राज को सपोर्ट करते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया कि 1921 में वो आप देख रहे हैं, तो उन्होंने जो 5 प्रोग्राम का अपना सत्याग्रह शुरू बनाया, उसमें आप जरा ध्यान से देखिए। पहला उसमें यह है कि हमें जो अपनी ज़रूरतें हैं वो हम अपने पूरा करेंगे। तो खद्दर को लाया गया क्योंकि वो हमारे कॉटन से बनता है, हम ही स्पिन करेंगे। और तो वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना
जिसे स्वदेशी भी कहा गया था उससे पहले भी, तो वो एक अलग पार्ट है, कभी उस पर अमल करेंगे। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो मतलब राजभक्त है वो कैसे पैदा होते हैं। पहला तो है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जो सरकारी और सरकार के सपोर्टेड स्कूल में है, ये मतलब राजभक्त पैदा करता है। इसीलिए उन्होंने कॉल दी थी कि आप ये छोड़िए, मतलब एक दफा 9 महीने के लिए, साल के लिए आप मतलब बड़े देश का परिवार के लिए काम करिए, निजी परिवार को छोड़िए। तो उन्होंने वो कॉल दी कि आप कॉलेज छोड़ दीजिए। दूसरा उसके बाद कहा कि और कौन पैदा करता है, जो भी सरकारी नौकरी करता है वो राजभक्त हो जाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप सरकारी नौकरियां छोड़िए। तीसरा जो है राजभक्ति पैदा करने का, वो मतलब है जो मतलब अनाम का नाम दिए जाते हैं, राय बहादुरियां, मतलब खिताब। तो ये खिताब जो है ये भी आपको मतलब जो है मतलब राजभक्त बनाते हैं। तो ये चीजें मतलब बेसिक एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो वो है कि अगर जब देश प्रेमी बढ़ेंगे तभी देश की मूवमेंट, आज़ादी की मूवमेंट आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए, और ये पीरियड में बैरियर भी मतलब बनारस में है, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मनमथनाथ गुप्त, ये सब, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी को उस काल पे ही स्कूल छोड़ते हैं और वो मतलब सत्याग्रह की मूवमेंट में आते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी का तो बहुत ही कमाल है कि वो 14 साल के थे, उनको 14 बैंत की सजा बहुत मतलब सबसे पीड़ित करने वाली गिनी जाती है। और वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो अपने आप को बदमाश गिनने वाले वो भी मोश होते हैं, लेकिन वो इतने डिटरमिन्ड थे, क्योंकि मैं क्या वो जंगल में मतलब भीलों के साथ पले थे, तो इतना डिटरमिन्ड थे कि वो बैंत खाने के बाद भी, वो एक बड़ा मजाक है कि उसके बाद सरकार 4 आने देती थी गर्म दूध पी लेना, तो वो पैसे जो है वो जेलर के मुंह पे मार के पैदल चल के आए। और उस शाम को मतलब बहुत बड़ी जो है बनारस में हुई, जिसमें मतलब चंद्रशेखर आजाद को मतलब हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया गया। उनकी पहली फोटो जो है वो 12 साल की है, 13-14 साल की उम्र की, जिसके साथ चरखा है और वो खद्दर पहने हुए तो कहने का भाव है कि मैंने कहा कि उन्होंने पूरे बनारस को ही मतलब खड़ा कर दिया अपने पांव पे। तो ये चीजें हो रही मतलब क्योंकि 24 के पहले ये एक पार्ट है, एकता बनना लोगों में, मतलब देश प्रेम का बहुत बड़ा करना। और उसमें और ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि गांधी जी और मालवीय जिन्होंने BHU बनाया था, गांधी जी को BHU में जाके स्टूडेंट को एड्रेस करने की इजाजत नहीं दी गई, हालांकि वो मालवीय जी का था, लेकिन उन्होंने उसके गेट पे एड्रेस किया। और वो एड्रेस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन उस वक्त एक भावना है और उस भावना को लेके मतलब आगे बढ़ा जा रहा है। तो वो एकता की तरफ जो बढ़ रही है। अब दूसरा पैंतड़ा है कि गांधी जी को तो पकड़ के जेल में दे दिया। और इसी में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे किताब पर ध्यान गया कि भगत सिंह के घर से 3 किताबें पकड़ी की वो लिस्ट में है। तो उसमें एक किताब है ऑप्रेस्ड ऑफ द पुअर, गरीबों पे जुल्म, और ये किसकी है? CF एंड्रयू। CF एंड्रयू जो है वो मतलब गांधी जी के साथ ही क्रिश्चियन मिशनरी था, लेकिन नॉन वायलेंस को और लोगों के दुख दर्द में मतलब साझीवाल था। तो वो कहता है कि असम में मतलब यही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, उसके बाद पूरी डिप्रेशन चल रही है। असम के जो चाय बागान थे वो भी मतलब अपने आप को मतलब कर रहे हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे। तो एक मास मतलब वहाँ से मूवमेंट होती है। और जैसे हमने कोविड में देखा कि जब लोगों को नहीं था तो वो गांव की तरफ आए, तो वहाँ, और वो जो आने वाले लोग थे वो सब कहते गोरखपुर के थे। तो चौरा चौरी गोरखपुर में जो है उस स्पिरिट के साथ कभी जोड़ के देखेंगे जी, कि ये जो लोग आए, जो उन पे जुल्म हुआ, उनको वो पूरा हैजा भी फैल रहा है, बीमारियां हैं, उनको घर जाने के लिए मतलब जाने नहीं दिया जा रहा, और गोरखा रेजिमेंट्स को लगा के उनको बारिश में
मतलब निकाल बस वो जो ऑपरेस्ट ऑफ द पुअर, बहुत इंटरेस्टिंग किताब लगी मुझे जो भगत सिंह पढ़ रहे हैं। एक वो भी है। तो मेरा कहने का है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जब हम उनको जोड़ के देखेंगे तो हमें कुछ और समझ लगती है, क्योंकि वो मतलब जो गुस्सा है वो लोगों में रहती है, लेकिन जब मौका मिलता है तो वो चौरा चौरी में प्रकट होती है, क्योंकि जब उन पे गोली चलाई गई तब लोगों ने फिर वो गुस्सा निकाला। तो कहने का वो अब जैसे ही वो हुआ, गांधी जी को पकड़ के जेल में भेज दिया। अब 24 की पृष्ठभूमि बन रही है, पकड़ा और जेल में भेज दिया 24 दिसंबर को, मतलब जाके नवंबर शायद कभी उनको दोबारा छोड़ा गया। तो अब इस पीरियड में जो 2 साल है, अब ब्रिटिश क्या कर रहा है कि वो जिस चीज से उनको डर लग रहा है उन्हीं फोर्सेस को दोबारा वो एक्टिवेट कर रहा है। तो इसीलिए सबसे भारी दंगे धर्म के नाम पे मतलब वो इसी 23-24 में होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भगत सिंह दंगों पे उस वक्त से यत्नता तौर पर लिख रहे हैं, बाद में भी हो रहा है। तो वो एक टूल जिससे जो एकता बनी थी उसको ब्रेक करने की प्रक्रिया चल रही। ये 24 की पृष्ठभूमि है। अब 24 जो है वो दोबारा कि इस सारे समाधान कैसे हो, उसी में मैं कहता हूँ कि अब उस समाधान में अब देखिए कि 4 एक्सपेरिमेंट, 5 भी कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म चल रहे हैं उसी पीरियड में, वो भी एकता बना रहे हैं। जैसे उसका एक बहुत मतलब जो खूबसूरत श्लोक पढ़ा जाता था उस वक्त, शब्द पढ़ा जाता था कि जात तेरी किसे पुछड़ी नहीं, अमला दे होने ने नबेड़े। जात पात तो तोड़ रहे थे, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी जो है वो भी जात पात को खत्म कर रही थी, मतलब धर्म को एक इंसानियत के नाते जोड़ रही थी। तो इसलिए मतलब ये पार्ट जो है ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अब उसमें जो है एक तरफ तो वो हो रहा है, दूसरी तरफ अब भगत सिंह में बहस चल रही उनके साथियों के साथ, क्योंकि रूस का इनकलाब हो चुका है। तो उससे मतलब क्या सीखा गया कि अगर मजदूर और किसान इकट्ठे हो जाएं तो आप पूरा मतलब राज पलटा कर सकते हैं, या मतलब तो अब मतलब साथियों में यही है कि चलिए हम मजदूरों को और किसानों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो भगत सिंह ने क्योंकि उस वक्त तक आयरलैंड को पढ़ रखा था, क्योंकि आयरलैंड पैरेलल है हमारे, जब 1921 में हम स्वराज नहीं ले पाए तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस जो है वो लिया। तो इसलिए भगत सिंह ने जो पहली किताब ट्रांसलेट की वो उस तजर्बे को अपने साथियों के साथ हिंदी में पहली किताब उन्होंने 17 साल की उम्र में माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, और आयरिश मूवमेंट का बड़ा प्रभाव रहा है। जैसे एनी बसंत आयरिश थी, और सिस्टर निवेदिता जिसने मतलब सारे बंगाल को रेवोल्यूशनाइज किया, स्वामी विवेकानंद जी की सबसे प्रिय शिष्य थी, वो भी आयरिश थी। तो आयरलैंड की जो स्पिरिट है वो काफी एक मतलब काम करती रही। तो उसको लेके तो मेरा है कि अब इस पृष्ठभूमि में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो मतलब कामयाब नहीं हुआ, तो नए तो भगत सिंह कह रहे हैं कि जब तक नौजवान जो हैं वो तैयार नहीं होंगे तब तक ये आगे वाला काम उसके बाद आएगा। तो ये प्रायोरिटाइजेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और स्टूडेंट यूनियन भी बनाई। मैं आजकल उस पर काम कर रहा था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मिल गए, और पहली लड़की जो है वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनती है, मनमोहनी जुत्सी, मतलब लाहौर में। मतलब वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कभी मतलब उसका, लेकिन यह कि नौजवानों को अब एकत्र किया जाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मतलब जब तक हम अपनी जो हमारी समस्या क्या है, जिनको नौजवान अपने आप को मुक्त करें, तो उस पे उन्होंने मतलब 5 पॉइंट का प्रोग्राम बनाया। एक तो उनका स्लोगन था नौजवान भारत सभा का, सर्विस सफरिंग सैक्रिफाइस, कि लोगों के दुख सुख में साझीवाल होना सर्विस है। मतलब उनका एक प्रकारिश भी है कि जो लोग सिर्फ लंगर करके या हमारे आजकल खून दान करके सर्विस समझते, वो नहीं है। सर्विस लोगों के दुख सुख में उनकी मदद करना। जैसे भगत सिंह ने खुद बीके दत्त के साथ
1926 में बड़े जो वहाँ कानपुर में बहुत बड़े हड़ आए थे, फ्लड्स आए थे, तो उसमें उन्होंने पूरी तनदेही से लोगों को मदद की। तो ये मदद करना है, सफरिंग है कि उस मदद करने में आपको कोई मुश्किलें भी आती है तो आप उसको प्रसन्नचित्त करेंगे, और फिर है कि सेक्रीफाइस, या आप सब चीज़ों को जो अपने त्याग कर सकते हैं वक्त आने पे, वो आपको बांध के नहीं रखती। तो ये उनका स्लोगन था। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो और 4 चीजें हैं कि हमारी धर्म का जो है क्रिमिनलाइजेशन, कि जिसमें आप उसको एक अनुवाद में तब्दील कर लेते हैं, वो जो उसका ह्यूमन एस्पेक्ट छोड़कर, जिसका एक आर्टिकल है भगत सिंह का कि धर्म का जो एक आधार है वो ह्यूमनिज्म है। कौन धर्म कहता है कि दूसरे लोगों की मदद ना करें? कौन कहता है कि दूसरों कुरान तो इस हद तक कहती है कि अगर आपका नेबर भूखा है तो आपको नींद कैसे आ जाएगी? इसका मतलब है कि एक दूसरे के दुख सुख को सोसाइटी को पॉजिटिवली बनाना एक प्रोसेस। तो भगत सिंह ने कहा कि हमें अपने आप को क्रिमिनल फीलिंग से जो है उससे सांप्रदायिकता से अपने आप को मुक्त करना है। और सांप्रदायिकता कब आती है? जब आप रिचुअलिज्म में पढ़ते हैं। ये उनके आर्टिकल में, एक और आर्टिकल में रेफरेंस है। तो दूसरा जो है जात पात का है कि हमें इंसानियत के बराबर नहीं समझा था। कल ही मैं पढ़ रहा था, वो कहते कि गुलाम देश में अगर हम गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तो धर्म का क्या अर्थ होगा। ये उनके एक साथी रणबीर सिंह हैं, मलाप के एडिटर रहे हैं, उन्होंने लिखा। वो उनके जो स्टूडेंट यूनियन थी उसके सेक्रेटरी भी रहे बाद में। तो दूसरा जो है कि जात पात से हम अपने आप को प्रैक्टिकली मुक्त कैसे करें। सिर्फ यही नहीं है कि भी हम उनके साथ बैठ के, आप एक इंसानी रिश्ता कैसे बनाएं। तीसरा जो है कि जब तक लड़के लड़कियां तनदेही से बराबर हिस्सेदारी नहीं आती, तभी मुझे लगा कि एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन का, और स्टूडेंट यूनियन 800 स्टूडेंट्स का, लाहौर के सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट की यूनियन थी, उसका प्रेसिडेंट बनाना ये भी उसी प्रभाव है जैसे दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी और दूसरे लोग इनकलाबी बने। तो लेडीज की, और उसमें गांधी जी ने भी लेडीज की पार्टिसिपेशन को उत्साहित किया। तो चौथा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें नौजवानों को हर चीज का कारण समझने के काबिल बनना चाहिए। तो वो काबिलियत कैसे आएगी कि आप हर चीज का कारण समझेंगे। और ये एक और चीज समझने वाली है कि लाहौर और कलकत्ता बहुत ही आजादी की लड़ाई के साथ एक विज्ञान की भी हम लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा विज्ञान जो हमारी समस्याओं को समाधान करे। जगदीश चंद्र बोस ने इसीलिए वायरलेस को छोड़ के प्लांट को अपनाया, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लांट पे बेस्ड है, प्लांट को समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपनी पूरी साइंस जो है वो प्लांट को समझने में लगा दी। और साथ ही ये है कि भी आप लोगों की जुबान में उनको समझाएं कारण। पंजाब में पंजाबी में समझाए जाते थे, उसमें रुचि राम साहनी थे जो लोगों को लेक्चर करके समझाते थे भी जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, इनके कारण क्या है। और ये भी समझाया जाता था कि ये जो अकाल पड़ रहे हैं, तो ये जो अकाल और बीमारियां, क्योंकि अकाल पड़ने के बाद फिर एपिडेमिक आते हैं, क्योंकि लोगों की पौष्टिकता कम होती है तो वो बीमारी का अच्छा बन जाते हैं। तो ये भी बताया जा रहा था कि ये नीतियों के कारण है, ये कुदरत के कारण नहीं है, ये ब्रिटिश नीतियों के कारण है। और उसी से पॉवर्टी आई, जो दादा भाई नारोजी ने बहुत पहले कहा था कि अन ब्रिटिश लाइक रूल।